आप सभी को नमस्कार। कथाकार, संस्मरणकार, व्यंग्यकार और स्तंभकार मृदुला गर्ग जी पर चल रहे एकाग्र की इस 9वीं कड़ी में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मित्रों, जिस रचनाकार पर हम एकाग्र करते हैं, कोशिश रहती है कि उसके लिखे विभिन्न पक्षों पर बातचीत हो, संस्मरणात्मक और आलोचनात्मक। और जब ये दोनों ही बातें होती हैं, इन दोनों ही कोणों से कोई वक्ता आता है और अपनी बात रखता है, तो जिन रचनाओं की चर्चा होती है, कई बार उनमें से कुछ एक का पाठ भी आवश्यक हो उठता है। आज का संयोग कुछ ऐसा ही है। आज हम लोग मृदुला गर्ग जी की एक बेहद महत्वपूर्ण कहानी सितम के फनकार का पाठ सुनेंगे, क्योंकि कहानियों पर, उपन्यासों पर, यात्रा संस्मरणों पर, व्यक्ति चित्रों पर चर्चा अपेक्षित है, मगर जब तक उन रचनाओं को सीधे आप तक लाया जाना भी जरूरी है। जो लोग पहले से पढ़ चुके हैं या सुन चुके हैं, उनके लिए भी वह कहानी या वे वह कोई रचना रिफ्रेश हो जाती है। और जो मित्रगण किसी भी कारण से नहीं सुन पाए हैं, इस बीच हमारे साथ कई पीढ़ियां ऐसी जुड़ी हुई हैं जो साहित्य के साथ अनुराग रखती हैं, तो उनके लिए बेहद उपयोगी कड़ी साबित होती है। तो आज की इस कड़ी में हमारे साथ लेखक और रेडियो टीवी प्रस्तुता पूनम सिंह जी उपस्थित है। वे मृदुला गर्ग जी की इस कहानी का पाठ करेंगी, सितम के फनकार, और इस कहानी पर अपनी राय भी रखेंगी। पूनम सिंह जी हमारे साथ लंबे समय से जुड़ी हुई है, सुनती रही हैं, बातचीत होती रही है, मगर संयोग कुछ ऐसा कि आज वे पहली बार हमारे मंच पर आ रही हैं। तो एक विशेष स्वागत के साथ मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी आवाज आ रही है? हमारी आवाज आ रही है क्या? हर अर्पण जी, मेरी आवाज आ रही है क्या? अर्पण जी, मेरी आवाज आ रही है क्या? मेरी आवाज आ रही है क्या? हाँ जी, आवाज आ रही है। अच्छा ठीक है। नमस्कार मित्रों, जनसुलभ पुस्तकालय के सभी श्रोताओं को मैं प्रणाम करती हूँ, नमस्कार करती हूँ। और मृदुला गर्ग जी पर एकाग्र की 9वीं श्रृंखला में मैं मृदुला गर्ग जी की कहानी सितम के फनकार का पाठ करूंगी और इस कहानी के बारे में दो बातें आपके साथ साझा करना चाहती हूँ। मित्रों, उनकी तो बहुत चर्चित कहानियां हमारे सामने बहुत सारी हैं, लेकिन इस कहानी को मैंने क्यों चुना आपके लिए? कई बार होता यही है कि जिन कहानियों के ऊपर संग्रह होते हैं या जिन कहानियों की बहुत चर्चा होती है, वो उनकी साहित्य जगत में बहुत सारी बातें होती हैं। कई बार एक ऐसी कहानी भी होती है लेखक की जिस पर लोगों की नजर कम पड़ती है। जब मैं इस कहानी को पढ़ रही थी तो मैं भीतर ही भीतर बड़ी मुझे झुरझुरी सी पैदा हुई। भूमंडलीकरण के बाद का पूरा यथार्थ हमारे समक्ष है और कथा साहित्य उसका सबसे प्रामाणिक जो है गवाह है। इस कहानी में अमेरिकी साम्राज्यवाद किस तरह से हमारे जनमानस में, हमारे भीतर उस आतंक जमाए हुए है और पैठ जमाता जा रहा है कि हम अपनी ही संस्कृति को
कहीं अमेरिकी संस्कृति के आगे बहुत छोटा समझने लगते हैं। इस कहानी की जो यात्रा है वो दो भूगोलों के पार्श्व की यात्रा नहीं है, बल्कि दो संस्कृतियों और खासतौर से कहूं तो दो संस्कृतियों के संक्रमण, घालमेल, दंभ और दिखावेपन की भी इसमें जो है आप फ्लेवर देखेंगे। मैं सीधे सीधे इस कहानी के पाठ पर आती हूँ। उसके बाद कुछ बातें जरूर आपसे साझा करूंगी इसके अलावा भी। सितम के फनकार। खाने की मेज के पास जिस कुर्सी पे मैं बैठी थी, या कहना चाहिए जिस कुर्सी पर बतौर हिंदुस्तान से आए मेहमान जीवन वर्मा ने इसरार करके मुझे बिठलाया था, उसके ठीक सामने दीवार पर एक लंबा चौड़ा चित्र टंगा हुआ था, 40 गुणे 30 इंच का। इतना बड़ा कि भरसक कोशिश करके भी उससे नजर हटाई नहीं जा सकती थी। दाएं बाएं जितनी दूर तक आंखों को घुमाया जा सकता था, घुमा लेने पर भी नजर चित्र से फिरती न थी। कोई ना कोई हिस्सा दृष्टि में समाये रहता था। आप कहेंगे नजर फेरने की जरूरत क्या थी? उम्दा मेहमान नवाजी की रवायत है कि मेहमान को दीवार पर जड़ी बेशकीमती पेंटिंग के सामने बिठलाया जाए। जानती हूं, जापान तक हो आई हूं, जहां ऐसी हर रवायत को बिला शर्त बिला बहस अंजाम दिया जाता है। मेहमान के महत्व का अंदाजा इसी से लगाया जाता है कि उसकी कुर्सी, कमरे की एकमात्र बेहतरीन पेंटिंग, पुष्प सज्जा या अन्य कलाकृति से कितनी दूर और किस कोण पर है। कलाकृति मूर्ति हो या पेंटिंग या फूलों की सजावट, होती कमरे में एक ही है, जिससे इधर उधर ताक कर उससे बेनियाज नहीं हुआ जा सकता। पर इस वक्त मैं जापान में नहीं, अमेरिका में थी, न्यूयॉर्क के एक महंगे आलीशान सबर्ब में। घर ना जापानी का था ना अमेरिकी का, बल्कि विशुद्ध भारतीय का था। विशुद्ध माने जन्म से। पर क्या अमेरिकन नागरिक बन चुके एनआरआई या प्रवासी भारतीयों को हम विशुद्ध कह सकते हैं? भले जन्म से। अमेरिका में नई नकोर दूसरी जिंदगी मिलती है ना। खालिस अमेरिकी कहलाने की कशिश और कोशिश क्या कुछ नहीं करवा जाती। फिर भी मेरे मेजबान जीवन वर्मा बेचारे किस्मत के मारे थे। जन्म से विशुद्ध भारतीय, माँ भारतीय, पिता भारतीय, नाना नानी, दादा दादी सभी भारतीय। दूर दूर तक विदेशी खून का कतरा उनकी वंशवेल में दाखिल नहीं हुआ था। ये सब बकवास मैं क्यों सोची जा रही थी? मैं नस्ली शोविनिस्ट नहीं हूं, बिल्कुल नहीं, ना कभी थी ना कभी होंगी। मेरे ज्यादातर दोस्त अहबाब मिले जुले नस्ल के औरत मर्द हैं। इस तरह की उनके माँ बाप अलग अलग मुल्कों और कौमों के बाशिंदे हैं। उस वक्त ये फिजूल खुराफात सोचने का मकसद था चित्र से ध्यान हटाना। बार बार एक ही विचार मन में कौंध रहा था, इसे खाने की मेज के सामने लगाने की तुक क्या थी? घर में और भी कहीं जगह नहीं मिली? मेरे हाथ में होता तो कहीं भी ना लगाती। जानबूझकर मैं ना चित्र को जहन में उतार रही थी, ना नजरअंदाज कर रही थी। जो हो रहा था खुद ब खुद हुए जा रहा था। उस चित्र की फितरत ही ऐसी थी। उसे नजर की ओट ना कर पाने की खलिश मुझे निवाला नहीं निगलने दे रही थी। बेख्याली में जो एक दो लुक्मे शुरू में खा लिए थे, उससे इतना कह सकती थी, जो बना था ठीक ठाक था। उतना लजीज नहीं जितना मेजबान ने उसकी तारीफ में फरमाया था, पर बेस्वाद कतई नहीं।
जीवन वर्मा ने बड़ी आजीजी से मुझे समझाया था कि वह तेल में सना, जरूरत से ज्यादा पका, बेहुदा हिंदुस्तानी व्यंजन नहीं बनाने जा रहा था। ये जरूर कोई यूरोपीय डिश होगी, पास्ता वास्ता जैसी आम फहम नहीं, एकदम गूरमे। क्या तो नाम लिया था उसने? चिमिचुर्री। उसने जो कहा वो मैंने वही सुना था, और दोबारा नाम पूछने की हिम्मत नहीं हुई थी। जो भी वह थी, बढ़िया ही बनी होगी, इतना गुमान मुझे था। अगर मुझे उतनी लजीज नहीं लग रही थी जितनी लगनी चाहिए थी, तो कसूर पकाने वाले का या पके हुए का नहीं, मेरी जबान की कमतरी का था। फिर भी, यानी उस कमतरी के बावजूद, ना खा पाने लायक उसमें कुछ भी ना था। ना ज्यादा लहसुन, ना बैंगन, ना काबिले बर्दाश्त अफलातूनी महक। हाँ, कुछ कच्ची जरूर थी, पर क्योंकि जीवन पहले ही बतला चुका था कि जरूरत से ज्यादा पकाना हिंदुस्तानी बेहूदगी की निशानी थी, इसीलिए 50 से नजर चुराने में मैं कामयाब हो गई। पश्चिमा जो कर रहा था, वह नजर में गड़ा सामने दीवार पे टंगा 30 x 40 इंची चित्र था। एक बार सोचा पूछूं, क्या मैं कुर्सी बदल सकती हूँ, पर पूछा नहीं। सोच पूरा भी नहीं हुआ कि वह बेहुदा सवाल करने से चेत गई। मेज के इर्द गिर्द सिर्फ मेजबान दंपत्ति जीवन और सुरुचि नहीं, दो और मेहमान बैठे थे। जीवन के दोस्त मुरलीधर गुप्त और उनकी बेटी सपना। कुर्सी बदलने को कहती तो उसी से जो चित्र के बाजू में बैठा था, सामने नहीं। यानी मेजबान पत्नी सुरुचि से, या मेहमान मुरलीधर गुप्त से। मेजबान मर्द की बगल से उठकर मेहमान मर्द की बगल में जा बैठना अभद्र लगता नहीं? खास तौर से, खासकर जब मैं वहां बिला शौहर बैठी थी। अकेली औरत अभद्र कहला भी लेती, पर जानती थी जीवन उसे बेहुदा हिंदुस्तानियत कहकर नवाजेगा। हाँ हाँ, जरूर जानता हूं, हिंदुस्तान में उठने बैठने के तौर तरीकों को तरजीह देने का रिवाज नहीं है। ना मुझे हिंदुस्तानी होने से एतराज था, ना बेहुदा होने से, पर बेहुदा हिंदुस्तानियत से नवाजा जाना बिल्कुल ना कबूल ना था। लिहाजा मैं सुनहरे बेल बूटे वाली बोन चाइना की प्लेट पर नजरें गड़ाए चिमीचुरी नामक या भ्रामक व्यंजन के टुकड़े इधर उधर घुमाती बैठी रही। कैसी बनी है? सुना? जीवन पूछ रहा था। जी सुरुचि? नहीं, जीवन। सबसे पहली बात उसने यही कही थी कि पोंगापंथी हिंदुस्तानियों की तरह यहाँ मर्द खाना पकाने या घर का काम करने से परहेज नहीं करते। पर चूंकि मैं पकाता बढ़िया हूं, इसलिए वही काम करता हूं। छोटे छोटे काम सुरुचि निपटा लेती है। शेफ है, शेफ, सुरुचि ने कहा था। दांत देकर या तंज से स्पष्ट नहीं हुआ था। जाहिर था शेफ की बनाई डिश में दिलचस्पी शेफ की ही होगी। कैसी बनी है? उसने दोहराया, तो मुझे अपनी बदतमीजी का एहसास हुआ। जवाब देने के बजाय मैं बद वक्त ये सोच रही थी कि जब मुझे यही नहीं पता कि बनने पर उसे कैसा लगना चाहिए, तो कैसे बतलाऊं कि कैसी बनी है। हिंदुस्तानी पूरी तरकारी, हलवा, छेना, पायस, ढोकला, इडली, भरवा करेला होता तो कह सकती थी तला या भुना ठीक था कि नहीं, मुलायम या करारा कम ज्यादा था, मिर्च मसाला तीखा था या फीका। पर यह उन जैसा बेहुदा व्यंजन नहीं था। पता नहीं इसे कम या ज्यादा भुना या उबाला गया भी था या नहीं। कहीं रेयर बीफ की तरह कच्चा का कच्चा तो नहीं पेश कर दिया गया। अब मुझे नीची नजर भी उबकाई आने को हुई। किसी तरह भैंगी नजर से ना यहाँ ना वहां देख, खासे नाटकीय अंदाज में कहा, सुपर।
पता नहीं क्या गलती हुई। सुरुचि खिलखिलाकर हंसती, बोली, सब यही कहते हैं, टेंड लाइन है जनाब। अचरज की इतनी खिली खिली हंसी में भी व्यंग झलक सकता है। हो सकता है मेरे फितूरी दिमाग का मेरे को लगा हो। जीवन ने एक जलती नजर उसकी तरफ फेंक कर मुझसे कहा, इतने बरस हो गए, पर सुरुचि अब तक अपनी माँ के बनाए आलू के परांठों और दही भल्लों की मुरीद है। बेचारी उनसे ऊपर उठ ही नहीं पाई। बनाती तो वही सब है क्या? मैंने दबी जबान से सुरुचि से पूछा। बाद में उसने चुपके से जवाब दिया, ये ट्रेंड लॉइन क्या होता है? बीफ तो नहीं? मैंने जबान कुछ और दबाई। नहीं, जीवन पक्के हिंदू हैं। ये वाला टेंडर चिकन चिमीचुर्री का है। हेल्थ की खातिर कुछ भाजी तरकारी भी मिला दी गई है। वह फिर तंजिया हंसी हंसी। चिकन तो ठीक है, चिमीचुरी क्या होता है? मैंने नहीं पूछा। जीवन बुरा मान जाता। मुझे यकीन था उसने काफी विस्तार से इसके बारे में व्याख्यान दिया होगा। मेरा ही ध्यान इधर उधर बिला गया होगा। वह भी जब भी वह भारतीय काहिली, गरीबी, पिछड़ेपन के हवाले से अमेरिकी ज्ञान विज्ञान, आर्थिक विकास, आरामदेह रहन सहन के कसीदे काढ़ते हुए अमेरिकी हेल्थ फूड और यूरोप के गूरमे खान पान तक आता, मेरा ध्यान पहले चरण पर ही बिला जाता। कमबख्त मैं हिंदुस्तान में अटक कर रह जाती। गूरमे छोड़ हेल्थ तक कान में ना पड़ता। मैंने फिर आंखें प्लेट पर टिकाई और चिकन की चिमी की चुर्री बनाने लगी, पर लाख ना चाहने पर भी नजर बार बार चित्र की तरफ जाती रही। आप हिंदुस्तान के किस स्टेट से हैं? कानों में पड़ा मुरलीधर गुप्त पूछ रहे थे। जवाब देने के लिए उनकी तरफ देखना लाजमी था। मतलब चित्र को भी देखो। अनदेखा करने की कोशिश में मनोयोग से चिकन चिमीचुर्री मुंह में डाली और उचारा, उत्तर प्रदेश, कानपुर। हम भी यूपी के हैं। उन्होंने ऐसे कहा जैसे उत्तर प्रदेश को यूपी बनाकर या उस पर और मुझ पर कर्म कर रहे हो। मेरा ख्याल था आप अमेरिका, न्यूयॉर्क से हैं, मैंने कहा। वितृप्त भाव से भेसे, मानो महानता का तमगा पहना दिया गया हो। मैं अपनी पत्नी को केरल के आश्रम में छोड़कर आया हूं। आप कभी गई हैं वहां? आश्रम में? क्यों? वे तो बूढ़े नहीं लगते कतई, यानी 50 के आसपास होगी उम्र। फिर पत्नी क्यों कर बूढ़ी होगी? हो भी सकती है, मान लीजिए कि वे खाती हो हिंदुस्तानी बेहुदगी और ये अमेरिकन हेल्थ फूड, तब ये वे 50 में 60 की लग सकती हैं और ये 70 में 50 की। मगर ये चिकन चिमीचुर्री तो हेल्थ फूड नहीं, गुरमे है। किस मुल्क की? ठीक से सुना नहीं, पर इतालवी या फ्रांसीसी नहीं। इतना एहसास उसके तबील तबसरे से है, जैसे मुरलीधर उस पर हाथ साफ कर रहे थे। क्या हरिद्वार का कोई पंडा करता। और तलब बात यह थी कि उन्हें चित्र नहीं देखना पड़ रहा था। देखते तो देखते भी तो जरूरी नहीं था कि मेरी तरह खाने से बेरुखी हो जाती। अपनी फितरत दूसरों पर क्यों थोप रही हूँ? छोड़ परे, दूसरे सवाल पर ध्यान दे। आश्रम में छोड़ा क्यों? और छोड़ा तो उत्तर प्रदेश छोड़ केरल में क्यों? केरल गई हो कभी? मेरी तंद्रिल हालत का जायजा ले सुरुचि ने सवाल दोहराया। मेरा नहीं, उनका। मैंने तो सोचा भर था, पूछा नहीं। लगा सुरुचि अनकहे को सुनने में खासी उस्ताद थी। हाँ, गई हूँ। कोची, तिरुवनंतपुरम, कोषिकोड। हम तो सिर्फ कोचीन, त्रिवेंद्रम और कालीकट गए हैं। एक ही बात है, ये उनके मलयालम नाम थे और अब भी हैं, होंगे। उन्होंने कंधे उचकाए। हम अंग्रेजी नाम ही जानते हैं। जाहिर है। मैंने हंसी रोकी और सुरुचि की तरफ देखा। वह जरूर हंस रही होगी, पर नहीं, वह बिल्कुल संजीदा थी, शर्मसार, गमगीन, हंसी से कोसों दूर। प्लेट में नजरें गड़ाए चिकन चिमी की चुर्री बना रही थी। उन्हें टर्मिनल कैंसर है।
वह मेरे कानों में धीमे से फुसफुसाई कि मुरलीधर ने उसी बात को जोर से उच्चार दिया। मैं सख्ती में आ गई, ना चाहते हुए मुंह से निकल गया, वहां कौन है उनके पास? सोचा पत्नी वहां मर रही है तो पति यहाँ बैठा चिकन चुमी चुरी क्यों उड़ा रहा है? आखिरी वक्त में उसके पास क्यों नहीं है? सच्चिदानंद आश्रम के तमाम लोग हैं। त्रिवेंद्रम का वह नेचुरोपैथी आश्रम दुनिया भर में मशहूर है। से पहले हमने गूगल करके उसकी बेटी सपना ने सगर्भ जोड़ा। वे एकदम नेचुरल तरीके से उनका इलाज कर रहे हैं, बिना पेन किलर्स, ड्रग्स, कीमो, रेडिएशन के बगैर। पर दर्द, दर्द और अकेले। मैं लफाज हिंदुस्तानी बेहुदगी पर उतर आई। वे हैं ना, वे कहते हैं मन पर अंकुश रखो तो दर्द से भी छुटकारा मिल सकता है। मिला? शायद। उन्होंने कोंचा भर चिकन चिमिचुरी अपनी प्लेट में और पलटी। सॉरी, कोंचा नहीं, सर्विंग स्पून। आप उनके पास क्यों नहीं है? मेज के नीचे जीवन के पैर के टोहके को नजरअंदाज करके मैं लगी रही। ये उनका प्राइवेट मामला है, जीवन ने फुसफुस करके घुड़का। जीवन की चींची आवाज मुरलीधर की दमदार आवाज के नीचे दब गई थी। मैं कैसे जा सकता हूँ? इतना बड़ा बिजनेस है, सिर खुजाने की फुर्सत नहीं। केरल तक आने जाने में 15 दिन खप गए। कितना नुकसान हुआ, रात रात जग कर काम किया तब जाकर भरपाई हुई। और तुम? मैं बेटी से मुखातिब हुई। मैं, वह जैसे आसमान से गिरी। मैं अपनी कंपनी के पीआर विभाग की हेड हूँ। साल में कुल 15 दिन की छुट्टी मिलती है। ये हिंदुस्तान नहीं कि जब चाहो छुट्टी मारकर बैठ जाओ। यहाँ जितनी छुट्टी मिलने का नियम हो उतनी ही मिलती है। भाई भतीजावाद नहीं चलता। जीवन ने तुर्श सुर में बाधा दी, पर सपना अपनी रौ में कहती गई। इस साल सारी छुट्टी केरल में बिताई। एक दिन के लिए रिलैक्स करने कहीं नहीं गई। मन ही नहीं हुआ। इससे ज्यादा मैं क्या कर सकती हूँ? अंतिम बात तक आते आते वह रुआसी हो गई। मैंने कहा मम्मी को यहीं रहने दे। पेन मैनेजमेंट कितना विकसित हो गया यहाँ। नर्स रख लेंगे, रात दिन की अलहदा दो, और वीकेंड पर तो हम कम से कम मैं उनके साथ उनके पास रह सकती हूँ। पर डैडी ने कहा वहाँ स्पिरिचुअल अप्रोच है, सेवा भाव है, उनकी नेचुरल पद्धति यूनिक है, और हो सकता है वहां वे ठीक हो जाएं। उन लोगों की ईश्वर पर आस्था है, इसलिए ईश्वर की भी उन पर अनुकंपा तो हो सकती है। अब वो रो ही तो दी। मुरलीधर ने बहुत प्यार से एक कोंचा चिकन चिमिचुरी उसकी प्लेट में उल्टाई और कहा कितनी लाजवाब बनी है ना, अर्जेंटीना की पारिल्ला में भी नहीं मिल रही। ओह, तो अर्जेंटीना की डिश है यह। गारथो दिमाग का, कमबख्त डिश कहीं की हो, क्या फर्क पड़ता है? पर दिमाग है कि सब कुछ नोट किए बिना मानता नहीं। बस जीवन की मुफलिस सी आवाज में बयान किए तवील ब्यौरे ही दस्तक नहीं दे पाते। मैंने गलत का क्या कहा था? वे लोग एक पैसा नहीं लेते, निस्वार्थ सेवा करते हैं, आध्यात्मिक हैं। यहाँ जन्मी तुम्हारी पीढ़ी को क्या मालूम, भूल चुकी सब कुछ। अरे $1 मिलियन खर्च करके भी हम उन लोगों जैसा सेवा भाव और परमात्मा पर आस्था नहीं खरीद सकते। वे सपना को समझा रहे थे। असल बात पैसा नहीं, यह है कि कुछ फायदा है कि नहीं। मैंने कहा कैसे भारतीय हैं आप? आस्था पर विश्वास नहीं करेंगे तो फायदा कैसे होगा? पॉजिटिव वाइब्स भेजनी होती है रोगी के पास, एक एक आदमी को, जिससे उसकी मानसिक और आत्मिक शक्ति सबल प्रबल हो सके, शरीर को निरोग कर सके। पर दर्द, हाँ डैडी, दर्द हम जानते भी नहीं उन्हें कितना दर्द है। जानकर क्या होगा? उन्होंने कहा था एक समय आएगा जब उनका मन मस्तिष्क ईश्वर में स्थित हो जाएगा और वे स्वयं पीड़ा से अनभिज्ञ हो जाएंगे। जाहिर था वे शुद्ध हिंदी में उनके कहे शब्द दोहरा रहे थे। पता नहीं वाकई उन पर आस्था थी
या सपना को फुसला रहे थे, या अपने को। सपना बेख्याली में बहुत जल्दी जल्दी बिना चखे चिकन चुमे चुर्री निगल रही थी। जीवन अपनी करिश्माई डिश की बेनियाजी को घूर रहा था, पर सपना उसकी नजर से बेअसर, आंखों में आंसू संजोए चम्मच भर भर कर ठूस रही थी। तभी सुरुचि ने अपनी आधी भरी प्लेट आगे सरका कर आहिस्ता से कहा, मुझे नहीं खाना। उससे बल पाकर मैंने भी होले से अपनी प्लेट इंच भर आगे बढ़ा दी। मुझे भी नहीं। दिमाग खराब हो गया है तुम लोगों का। जीवन ने चीखना चाहा, पर तुनक कर रह गया। प्लीज खत्म करो। उसने घिघिया कर जोड़ा। पता है कितनी मेहनत की मैंने, कितनी कला लगी है इसे बनाने में। सुरुचि पिघली नहीं, बल्कि उसके चेहरे पर वितृष्णा की परत पुत गई। उसे महसूस कर जीवन हिंसक हो उठा। बोला, हिंदुस्तान में इंसान की जिंदगी की कीमत क्या है? जो वे लोग एक आदमी की मौत को लेकर परेशान होंगे, उनके लिए जीवन मृत्यु ईश्वर की इच्छा है, माया है, नियति है। संसार क्षणभंगुर है, जो आता है जाता भी है। फलसफा झाड़कर अलग हो जाएंगे। अलग हम हो रहे हैं, वे नहीं। वे तो सेवा कर रहे हैं। सुरुचि तंज से आगे बढ़ी। हाँ हाँ, मालूम है, अंतिम समय जानकर सेवा कर रहे हैं, अपना परलोक सुधारने को, उनकी जिंदगी बचाने की खातिर नहीं। किसने कहा अब बारूद सा फटने की बारी सपना की थी? हम उन्हें वहां मरने के लिए नहीं छोड़कर आए हैं, ठीक होने के लिए भेजा है। पिछड़े हिंदुस्तान में जिंदगी की वहां क्या कीमत है जानती नहीं। कम आज कम तुम्हारे डैडी तो बाखूबी जानते हैं। याद है इस चित्र को देखकर क्या कहा था तुमने? छोड़ो उसकी। जी पूनम जी। पूनम जी। उन्हीं के मुफ्त इलाज करने का दिखावा कर सकते हैं। उन्हें बेघर करके करोड़ों कमाए थे। कोई पूछे कि कोई पूछे तो इतनी ताकत है तो खुद एलोपैथिक इलाज क्यों करवाते हैं? तमाम सत्ता सीन अमीर जन। डैडी, सपना ने कातर स्वर में गुहार लगाई। बोलो, कहा था ना कि नहीं? कह दिया होगा। बहस में आदमी बहुत कुछ कह जाता है, पर विश्वास, कचरा विश्वास। हर हिंदुस्तानी की तरह तुम भी हिपोक्रिट हो। पर यह चित्र आपने खाने की मेज के सामने क्यों लगा रखा? अब जाकर मेरे मुंह से फूटा। क्यों बुकाई आती है? सच देखने की कुवत नहीं है। नजरें फेर कर भपोसना चाहते हो, जैसे चौराहे पर भीख मांगते बच्चों और विकलांगों से नजर फेर कर मोबाइल पर केक ऑर्डर करते हो। मेरे कंठ से आवाज नहीं निकली। हतप्रभ सपना भी चुप रही। सुरुचि ने हिम्मत करके मीठे स्वर में कहा, छोड़ो भी, अब कोई खुशनुमा बात करते हैं। पता है जीवन ने लेमन सूपले बनाया है, देर हुई तो बैठ जाएगा, बड़ी नाजुक डिश है। सोनिया, जीवन से सधा जीवन से सीधा मुझे धर पकड़ा। सोनिया, जीवन ने सीधा मुझे धर पकड़ा। जानना नहीं चाहती चित्र है कहाँ का? बूझो तो कहाँ का है? मुझे नहीं पता। मैं मिमियाई सूरत का है। 2012 की बाढ़ का। बहुत से लोग डूब गए थे। सुरुचि बीच में कूद गई। मैं सूफले लेकर आती। नहीं, मैं खुद आऊंगा, अभी समय है। बाढ़ आई क्यों, वह भी तो बतलाओ। डैम की बचाने की खातिर पानी शहर की निचली बस्तियों, गांव की तरफ छोड़ दिया गया था। 2000
185 लोग डूबकर मर गए थे, उसी की फोटो है यह। देखो कितने लोग मरते हुए दिख रहे हैं। गिनो, 1 2 3, गिनती जाओ। देखो, देखो। इस कहानी को पढ़ते हुए जो मुझे महसूस हुआ कि किस तरह से एक अमेरिकी संस्कृति में रहने वाले लोग अपनी ही संस्कृति को किस तरह से झुठला कर क्या वहां की बातें बढ़ाते हैं, उन्हीं वहां की बातें को आगे बढ़ा के बात करते हैं। पेंटिंग के इर्द गिर्द कहानी को जिस तरह से हाँ, एक पेज, अर्पण जी आप कुछ एक कह पेज रहे रह हैं? गया। अच्छा, इसमें दिख नहीं रहा है। आप कहां तक पढ़ी मैंने थी? वैसे निकाल लिया था। मैं वापस जा करके देख रही हूँ। 1 2 3 गिनती जाओ। देखो वे हाँ, बच्चे हैं, वे बूढ़े मर्द औरत, वे गर्भवती औरतें। देखो वह वाली पूरे 9 महीने की लगती है। देखा? मैं आगे का हिस्सा पढ़ देता हूं। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल पढ़ दीजिए। मेरे में नहीं है शायद वो, या कहीं मिस मैच, कहीं एक पन्ना मिसिंग 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 है। जी, माफ मैं कीजिएगा। आगे का पढ़ता हूं। जिसे नहीं देखने का नाटक करती रही थी, उसे अब रेशा रेशा साफ देख रही थी। जिसे नहीं देखने का नाटक करती रही थी, उसे अब रेशा रेशा साफ देख रही थी। 40 गुना 30 इंच के चित्र का हर मिलीमीटर लाश बनते इंसान की शक्ल ले चुका था। चित्र बेआवाज था, पर मुझे बेपनाह चीखो पुकार सुनाई दे रही थी। बेहरकत था, पर उसमें बसी छटपटाहट साफ दिख रही थी। इतनी कि हर मौत को मैं अलग महसूस कर रही थी। सामूहिक नरसंहार रेशा रेशा मेरे सामने घटित हो रहा था। चुंबकीय आकर्षण से बंधी चित्र पर आंखें गड़ाए श्रीनिवासन है। इसके फोटोग्राफर केरल के मशहूर चित्रकार श्रीनिवासन हैं। बढ़िया कलाकृति है ना? जैसे फोटो न होकर पेंटिंग हो। एक बात है केरल में, और जो हो न हो, कला जबरदस्त है। क्यों सोनिया? मैंने कुछ नहीं कहा, पर सपना कुर्सी पीछे धकेल खड़ी हो गई। चलूंगी, उसने सपाट लहजे में कहा। दफ्तर में काम है। बैठो, जीवन ने हुक्म दिया। उसकी आवाज में गजब का रौब था। मैं सुफले ला रहा हूं। बहुत नायाब रेसिपी है। उसे बनाना जीनियस कारीगरी की मांग करता है। इस चित्र की तरह नियंत्रण जरा बिगड़ा नहीं, सामग्री का बैलेंस गड़बड़ाया नहीं, पानी की मिकदार बढ़ी नहीं कि सुफले कोलाप्स हुआ। खाए बगैर नहीं जा सकती तुम। वह रसोई में चला गया। सपना बैठी नहीं, पर जाने के लिए कदम आगे नहीं बढ़ाए। सपना बैठी नहीं, पर जाने के लिए कदम आगे नहीं बढ़ाए। मूर्तिबत खड़ी रही। हम सब भी कहर के एहसास से थर्राए, चित्र की तरह
विचल अविचल बैठे रहे। हम सब भी कहर के एहसास से थर्राए चित्र की तरह विचल अविचल बैठे रहे। तो मित्रों, यह कहानी थी मृदुला गर्ग की सितम के फनकार, एक साथ कई स्तरों को छूती हुई कहानी। और कैसे डाइनिंग टेबल पर एक एक कर चीजें खुलती चली जाती हैं। वे जो कटसी है या कटसी का दिखावा है, वह सब कैसे क्रमशः चला जाता है। मनुष्य की का जो असली चेहरा है वह खुलता चला जाता है। ऐसी कई कहानियां मृदुला गर्ग की हैं जहां पर इस तरह से जो बिल्कुल नग्न सच्चाई है हमारे समय की या हमारे सोच की, वह सामने आती है। जी, आप कुछ कह रही थी पूनम जी, कहें प्लीज। जी बिल्कुल, मैं माफी चाहती हूँ कि एक पन्ना शायद रह गया जहां से मैंने प्रिंट आउट लिया। आपने इसको संपूर्ण किया। जो मैं इस कहानी को पढ़ते हुए जो एक पाठक के तौर पे मैं इससे कनेक्ट हो पाई, ये कहानी एक वैश्विक फलक पर एक बड़े विन्यास को हमारे समक्ष रखती है। हम जब प्रतिरक्षा अध्ययन के तहत जो है पूरे वैश्विक परिदृश्य को देखते हैं, जहां बैलेंस ऑफ पावर, बैलेंस ऑफ टेरर के सिद्धांत पर पूरी दुनिया कायम है, वहां पे जो देखते हैं कि किस तरह से अमेरिकी साम्राज्यवाद बहुत बारीकी से हमारी नसों में घुस गया है। एक ऐसा आडंबर वाला देश जो सबसे ज्यादा मनुष्यता की बात करता है, लेकिन वहां मनुष्यता नाम की चीज नहीं है। जीवन मूल्यों की गुहार करता है, लेकिन जीवन मूल्य वहां पे नहीं है। संबंधों की गरिमा और उसकी गर्माहट की बात वो करता है, लेकिन वहां पे नहीं है। और जिस हिंदुस्तान को वो पिछड़ा हुआ और हिंदुस्तानियत को वो नीचा समझ रहे थे, महसास करा रहे थे, वही हिंदुस्तान जो है वहीं पर अपनी पत्नी को इलाज के लिए मरने के लिए छोड़ दिया है। वहां पे सारी खूबी वो गिनाते हैं मुरलीधर जी, जो पूरी तरह से समर्थ हैं आर्थिक रूप से। अमेरिका का जो अत्याधुनिक मेडिकल साइंस है, वहां उनके कैंसर का इलाज नहीं है, नेचुरोपैथी में वो इलाज को ढूंढ रहे हैं। ये किस तरह से हम अपनी जड़ों से कटते हैं और किस तरह से किस छद्म के साथ, दिखावे के साथ और ढकोसले के साथ अपनी जड़ों की तरफ लौटते हैं, और किस तरह से अपनी ही जिम्मेदारियों से पल्ला छुड़ा लेते हैं और भारतीय जनमानस की या शिष्टाचार के आगे, जहां पर एक स्त्री का अपना एक व्यक्तित्व होता है, जहां पे एक स्त्री को जो है आदर भाव के साथ एक आश्रम में डाल करके वो अपने अपने पति धर्म को पूरा कर लेते हैं, बेटी अपने माँ के सारी जिम्मेदारियों से मुक्त हो जाती है। ये प्रश्न करती है, एक बहुत बड़े प्रश्न के तरफ हमें सचेत करती है। क्या यही जीवन मूल्य है? क्या यहीं तक जीवन हमारा जाता है? अगर यही अमेरिका है तो हमारे लिए अमेरिका कुछ भी नहीं है। उनके लिए भी अमेरिका कुछ नहीं था, इसलिए वो केरल लौटे। हमारे लिए अगर कहा जाए तो हमारे लिए कुछ भी नहीं है, महज एक पेंटिंग। अगर मैं बहुत लंबे समय तक यूरोप में रही हूँ, अमेरिका में रही हूँ, और बताओ इस शहर में भी रही हूँ, न्यूयॉर्क जिसका जिक्र आया हुआ है, और वहां के शिष्टाचार और वहां के जो प्रवासी भारतीय है जिनके साथ हमारा इंटरेक्शन रहा है, ये ऐसा लग रहा था कि मैं खुद एक उस पेंटिंग के इर्द गिर्द कहीं पे खड़ी हूँ। मैं इस कहानीकार की नरेटर हूँ। तो जो एक भारतीय मानसिकता में जो इस तरह की ढकोसलेबाजी है, उसको मृदुला गर्ग जी ने बड़ी खूबसूरती के साथ, बड़ी सघनता के साथ जो है पकड़ा है। मैं इस कहानी के साथ उनकी कायल हो गई हूँ। हालांकि उनकी हर कहानी अपने आप में एक बेमिसाल है, अनूठी है। मैंने इसीलिए चर्चित कहानियों को नहीं छुआ। इस कहानी को पढ़ते हुए मैं सिहर सी गई, और ऐसा लगा कि आज इस कहानी को जनसुलभ पुस्तकालय पर पढ़ा जाना बहुत जरूरी है। और मैं एक निवेदन करूंगी पाठकों से कि जिन कहानियों को आप बहुत मजा लेके नहीं पढ़ते हैं, उनमें जीवन विराट रूप में बिखरा पड़ा है। मृदुला जी को इस कहानी के लिए मैं दिल से साधुवाद देती हूँ,
क्योंकि मैं लंबे समय तक मैं भी प्रवासी रही हूँ, मैं भारत लौट आई हूँ और उन सारे ढकोसलेबाजी को आज महसूस करती हूँ। मेरी खुद की बेटी अमेरिकन है, तो मुझे वहाँ जाने में भी डर लग रहा है, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि वहाँ के जीवन का साक्षात्कार जैसे इस कहानी में हुआ है, उस तरह का मैं हिस्सा नहीं बनना चाहती। बहुत-बहुत आभार अर्पण कुमार जी का, इस मंच पे आने के लिए मेरी बहुत दिन से दिली तमन्ना थी। आपने मेरा एक सपना पूरा किया, बहुत आभार और बहुत धन्यवाद मैं करती हूँ। प्रणाम। जी जी, शुक्रिया पूनम जी। हमारे साथ आदरणीय मृदुला गर्ग जी जुड़ी हुई हैं और यह हम सभी के लिए बेहद खुशी की बात है। उनकी प्रतिक्रियाएं भी आ रही हैं। जिन व्यंजनों के की बात यहाँ हुई है, उसके बहाने वहां की संस्कृति और जिस डैम की गिरने की बात हुई है, उसके बहाने यहाँ की संस्कृति, दोनों ही जगहों की जो सीमाएं हैं, दोनों ही जगहों का जो एक अंधेरा से भरा हुआ पक्ष है, जो मनुष्यता से इतर कहिए, अमानवीय कई जगहों पर होता हुआ पक्ष है, इसको भी रचनाकार उद्घाटित करता है। वहां कमियां सिर्फ अमेरिका की बतलाई गई हो ऐसा नहीं है, बल्कि अपने भीतर भी देखने की वही कोशिश मृदुला गर्ग जी यहाँ कर रही हैं, नैरेटर के माध्यम से। नैरेटर जो सोनिया है, और कई जगहों पर जो भाषा का खिलवाड़ है वह भी बड़ा कमाल का है। जैसे चिमिचुर्री नामक या भ्रामक व्यंजन, तो ये जो शब्दों के माध्यम से जो उनके भीतर का एक व्यंग्यकार हमेशा एक बैठा रहता है, अब विभिन्न कहिए अविच्छिन्न रूप से, वह भी हमें यहाँ दिखाई पड़ता है। बहुत और खूबसूरत जो भाषा बात है। भाषा पे जी मैं रूट मतलब आप समझ लीजिए उनकी जो भाषा है, वो बिल्कुल इतनी रवानगी वाली भाषा है। वो सिद्धहस्त कथाकार ही हैं, जो दिल्ली की खालिस भाषा है, वो बड़ी खूबसूरती के साथ उर्दू के इतने खूबसूरत शब्दों का बड़ी कोमलता के साथ उन्होंने प्रयोग किया है। हालाँकि मैंने बहुत सारी उनकी और रचनाएँ पढ़ी हैं, लेकिन इसमें जो मज़ा आया पढ़ कर के बहुत अच्छा लगा। और पूनम जी, यह एक बेहद महत्वपूर्ण कहानी है, इसकी काफी चर्चा हुई और मृदुला जी के कमेंट भी अभी मैंने स्क्रीन पर रखा है। वे बता रही हैं कि इस कहानी पर रेडियो नाटक हो चुका है, इस कहानी को लेकर, और उसमें नैरेटर मृदुला गर्ग स्वयं थी और पहली बार किसी लेखक को रेडियो वालों ने नैरेटर बनाया था। तो यह कहानी जो है, इसकी अपनी एक जगह रही। और मुझे याद है कि संभवतः 1.5 वर्ष पूर्व या कुछ और आसपास मैंने इसी पर कम्युनिटी साइट पर ही कहीं मृदुला गर्ग जी से स्वयं इस कहानी का पाठ सुना था। तो जब आप आज पढ़ रही थी तो मुझे उनका वह पाठ भी याद हो आ रहा था। आज हमारे साथ मृदुला गर्ग जी, महेश दर्पण जी, करुणा गुप्ता जी, प्रियंका श्रीवास्तव जी, रजनी रानी जी, हीरो वाधवानी जी, वंदना कुमारी, सुजीत वर्मा, रीता सिंह, रश्मि पाठक, शिवदयाल जी, मीता दास, कमलेश बख्शी, नीलू पाटिल, प्रियंका श्रीवास्तव और तमाम लोग जुड़े हुए हैं। बलवंत कौर जी, आप सभी लोगों का धन्यवाद। पूनम सिंह जी, आपने समय निकाला और इस कहानी का पाठ किया, अपनी राय रखी, बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार। आप सभी का धन्यवाद। मित्रों, कल की एक नई कड़ी में हम पुनः मिलते हैं। मृदुला गर्ग पर यह एकाग्र जारी है। शुभ रात्रि।